आप लोगों ने चोल वंश के बारे में पढ़ा होगा। चोल वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में शासन किया था। अभी इनकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर में साधा बीजा मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के दौरान चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम की जयंती मनाई गई है। और इनका जन्म अगर आप देखें तो 947 में अरुणमोझी वर्तमान में हुआ था और उन्होंने राजराज की उपाधि धारण की थी, और जिसका अर्थ है राजाओं का राजा। एक बार तमिलनाडु को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वंश के बारे में, इसके प्रशासन के बारे में, राज चोल के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तमिलनाडु आपका। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी वनडे एग्जाम की। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। राजराज चोल प्रथम के बारे में बात करें तो राजराज चोल प्रथम परांतक चोल द्वितीय वन महादेवी की तीसरी संतान थे। थिरुवल्लंगडु ए अभिलेख के अनुसार उत्तम चोल ने अरुणमोझी राजराज प्रथम की असाधारण क्षमता को पहचानते हुए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उन्होंने वर्ष 985 से 1014 के बीच शासन किया था और वे सैन्य कौशल एवं गहन प्रशासनिक दूरदर्शिता के लिए विख्यात थे। उल्लेखनीय सैन्य विजय की कंडालूर सलाई का युद्ध 988 में हुआ। यह केरल के कंडालूर में चेरों और मध्य और उत्तरी केरल के खिलाफ एक नौसैनिक युद्ध था। यह राजराज प्रथम की पहली सैन्य उपलब्धि थी और इसके परिणाम स्वरूप चेर नौसेना बलों एवं बंदरगाहों की क्षति हुई थी। केरल और पांडवों की विजय तो शैनूर अभिलेख तमिलनाडु के अनुसार राजराज चोल प्रथम ने पांडवों की राजधानी मदुरै को नष्ट कर दिया और कोल्लम पर विजय प्राप्त की। विजय के बाद उन्होंने पांडव कुलासनी पांडवों के लिए वज्र की उपाधि धारण की तथा उस क्षेत्र का नाम बदलकर राजराज मंडलम रख दिया। उन्होंने चोलों, पांडवों और चेरों पर अपने प्रभुत्व को दर्शाने के लिए मुम्मुड्डी चोल, 3 मुकुट पहनने वाला चोल की उपाधि भी धारण की। श्रीलंका पर विजय तो 993 ईस्वी में राजराज चोल प्रथम ने 993 ईस्वी में श्रीलंका पर आक्रमण किया तथा श्रीलंका के उत्तरी आधे भाग पर कब्जा कर लिया एवं जननाथ मंगलम को प्रांतीय राजधानी के रूप में स्थापित किया। यह विजय अभियान उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में 1017 ईस्वी में पूरा हुआ था। चालुक्यों के साथ संघर्ष उनका तो उन्होंने, आप देखिए, कर्नाटक में चालुक्यों को पराजित किया और गंगा वड़ी और नोलम्बवड़ी पड़ी जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने विवाह जैसे कि कुंदवई की का वेंगी के विमलादित्य के साथ विवाह किया के माध्यम से गठबंधन को बढ़ावा दिया शादी करके। चोल नौसेना तो आप देखिए, राज चोल प्रथम ने नौसेना को मजबूत किया और जिससे बंगाल की खाड़ी को चोल झील की उपाधि मिली। और उस दौरान नागपट्टिनम तमिलनाडु मुख्य बंदरगाह था जिसे श्रीलंका और मालदीव के सफल अभियानों में सहायता मिली। प्रशासन की बात करें तो वंशानुगत स्वामियों के स्थान पर आश्रित अधिकारियों की नियुक्ति के साथ प्रांतों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया और उन्होंने स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को मजबूत किया तथा लेखा परीक्षा और नियंत्रक की एक प्रणाली स्थापित की और जिसके माध्यम से सार्वजनिक निकायों पर नजर रखी गई। कला और संस्कृति तो राजराज चोल प्रथम एक समर्पित सेप्स थे और लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को कई मंदिर भी समर्पित किए। 1010 ईस्वी में राजराज चोल प्रथम ने तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया। यह भगवान शिव को समर्पित है और देवण मंदिर वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण भी है। क्या है? आदर्श उदाहरण भी है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा है और इसे महान जीवित चोल मंदिरों में से एक माना जाता है। अन्य 2 मंदिर गंगईकोंडा और चोलपुरम और एरावतेश्वर मंदिर है। यूनेस्को के बारे में याद रखिएगा और इस तरह के देखिए जितने भी संगठन हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं यूनेस्को यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसकी? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण नमूना तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है। और सिक्का निर्माण, तो राजराज चोल प्रथम ने पुराने बाघ प्रतीक वाले सिक्कों के स्थान पर नए सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर खड़े राजा, दूसरी ओर बैठी हुई देवी की छवि है। उनके सिक्कों की नकल श्रीलंका के राजाओं ने भी की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और जिसके कारण शक्तिशाली चोलों का उदय हुआ। पल्लवों को पराजित किया इन्होंने। चोलों का शासन आप देखें, जो बताया ना, 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच लगभग 5 शताब्दियों तक चला। ये आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, यही चोल साम्राज्य था। चोल प्रशासन के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो केंद्रीकृत प्रशासन, चोल प्रशासनिक ढांचे के शीर्ष पर राजा होता था और जिसकी शक्तियां को मंत्री परिषद द्वारा संतुलित किया जाता था। राजा के अधीन केंद्रीय सरकार में एक संरचित परिषद होती थी और जिसमें उच्च अधिकारी पेरुंतरमा और निम्न अधिकारी सिरुंतरम होते थे। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो चोल साम्राज्य 9 प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम भी कहा जाता था। मंडलमों को आगे कुट्टम या फिर वलनाड में विभाजित किया गया, जिसे आगे नाडु जिलों और फिर उर गांव में विभाजित किया गया। राजस्व प्रणाली, तो भू राजस्व आय का प्राथमिक स्रोत था, जिसमें सामान्य दर भूमि की उपज का 1/6 भाग कर के रूप में एकत्रित किया जाता था, चाहे वह नगद हो, वस्तु हो या फिर दोनों के रूप में हो। चोल प्रशासन ने सीमा शुल्क, टोल, खानों, बंदरगाहों, वनों और नमक के क्षेत्रों पर भी कर लगाया। व्यवसायिक और गृह कर भी वसूल किए जाते थे। स्थानीय प्रशासन, तो चोल प्रशासन की सबसे विशिष्ट विशेषताएं इसकी स्थानीय शासन प्रणाली थी, जिसे नाडु और गांव जैसी स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई। नाडु एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी और जिसकी अपनी विधानसभा थी और इसका नेतृत्व नट्टार करता था, जबकि नट्टारों की परिषद को नट्टावई कहा जाता था। गांव के स्तर पर ग्राम सभा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और बाजारों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार थी। ग्राम सभाओं को स्थानीय शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न वारियम समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। चोल साम्राज्य के अंतर्गत व्यापार, तो स्थानीय व्यापार, चोल साम्राज्य में आंतरिक व्यापार में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिससे व्यापारिक निगमों और संगठित संघों द्वारा सुगम बनाया गया। ये संघ, जिन्हें प्राय नाना देशी कहा जाता था, व्यापारियों के शक्तिशाली और स्वायत्त निकाय थे। कांचीपुरम और मामल्लपुरम जैसे बड़े व्यापार केंद्रों में नगरम नामक स्थानीय व्यापारी संगठन व्यापार और बाजार गतिविधियों के समन्वय में मदद करते थे। समुद्री व्यापार, तो चोल राजवंश ने पश्चिम एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए। वे मसालों, कीमती पत्थर वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के लाभदायक व्यापार में लगे हुए थे और जिनकी पूरे एशिया में मांग थी। ये बेहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लीजिए। राजराज प्रथम के द्वारा निर्मित इस मंदिर का उद्घाटन उनके 19वें वर्ष यानी कि 1003-1004 में और उसके 25वें वर्ष यानी कि 1009 और 1010 में ईस्वी में किया गया था। वास्तुकला की बात करें तो यह डेविड मंदिर डिजाइन के शुद्ध रूप का उदाहरण है। डिजाइन की बात करें तो इसमें विशाल स्तंभ युक्त प्रकार वाड़ा है और जिसके साथ 8 संरक्षक देवताओं, अष्टदिक्पालों की समर्पित उपमंदिर है। गोपुरम, राजराजंती रूवासल के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर परिषद की भव्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। और प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह के चारों ओर एक पथ, जिससे भक्त पवित्र शिवलिंग के चारों ओर प्रदक्षिणा परिक्रमा कर सकते हैं। कलात्मक तत्व, तो इसमें आप देखिए भित्ति चित्र, मंदिर की दीवार विशाल उत्कृष्ट भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, जिनमें भरतनाट्यम की 108 करण नृत्य मुद्राएं में से 81 शामिल हैं। तमिलनाडु के बेहदेश्वर मंदिर में राजराज प्रथम उनके गुरु करुवर का चित्रण करने वाला एक चित्र भित्ति चित्र भी है। शिलालेख की बात करें तो इसमें राजराज चोल प्रथम की सैन्य उपलब्धियों, मंदिर अनुदानों, प्रशासनिक आदेशों का विवरण देने वाले शिलालेख हैं। देख भी रहे हैं आप लोग। नटराज की प्रतिमा के बारे में जान लीजिए। नटराज प्रतिमा भगवान शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाती है, जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षक और विनाश का प्रतीक है। इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति की बात करें तो नटराज का सबसे प्रारंभिक मूर्तियां 5वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। यह प्रतिष्ठित और विश्व प्रसिद्ध रूप से चोल राजवंश के शासनकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुई, जो उनकी कलात्मक और सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाती हैं। ब्रह्मांडीय नृत्य, तो आनंद तांडव, आनंद का नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह ब्रह्मांड की शाश्वत लय, सृजन और विनाश के चक्र और समय के सतत प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमुख प्रतीकात्मक विशेषताएं, ज्वलंत आभा मंडल, यह ब्रह्मांड और समय, विनाश और नवीकरण के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। डमरू ऊपरी दाहिने हाथ में,
तो डमरू सृष्टि की प्रथम ध्वनि और ब्रह्मांड की लय का प्रतीक है। अग्नि ऊपरी बायां हाथ, ये अग्नि विनाश का प्रतीक है जो ब्रह्मांड के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। अभय मुद्रा निचला दाहिना हाथ, आश्वासन और सुरक्षा का एक संकेत, भय को दूर करना। और बाएं हाथ की मुद्रा, इसमें निचला बायां हाथ उठे हुए पैर की तरफ इशारा करता है और मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। वामन आकृति, तो शिव के दाहिने पैर के नीचे छोटी वामन आकृति अज्ञानता और अहंकारी व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। उठा हुआ बायां पैर अनुग्रह और मोक्ष के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये आप लोग देख भी रहे होंगे। चोलों का योगदान, तो चोल कांस अपनी उत्कृष्टता, जटिल विवरण और आध्यात्मिक प्रतीकवाद के लिए प्रसिद्ध है और ऐसी कांस्य धातु से बनाया गया है जो चोल युग के धातु कर्मियों कलाकारों की विशेषज्ञता को दर्शाता है। मान्यता, तो नटराज की मूर्ति की प्रतिकृति स्वर्ण यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के बाहर स्थापित है जो भौतिकी में कणों के ब्रह्मांडीय नित्य का प्रतीक है। चोल शासन की समुद्री गतिविधि, तो आप देखिए नौसैनिक शक्ति, चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया जो व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिए दूर दूर तक के तटों तक फैली हुई थी। बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाहों में मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, नागपट्टिनम, कांचीपुरम, कुलाचल, थुट्टुकोडी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण का राजा राजेंद्र प्रथम के शैलेंद्र साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण से मलय प्रायद्वीप, जावा और सुमात्रा चोल नियंत्रण में आ गए थे। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ अपने व्यापार को बाधित करने के चीनी प्रयासों को भी विफल किया। जहाज निर्माण, तो जहाज निर्माण पर एक ग्रंथ कप्पल सत्तीरम उनकी उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालता है। तो इस तरह के साम्राज्य जो भी है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। क्या है कि क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, और दक्षिण भारत के साम्राज्य बड़े अजीब नाम रहते हैं उनके। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।